आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियम् भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आज के मेहमान। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी जानी मानी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ से। इनसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनिए इस बातचीत की दूसरी कड़ी। हम स्वागत कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में मीता वशिष्ठ जी का। बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मीता जी, वैसे तो आप कला फिल्मों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं और हमारे मतलब कहना चाहिए ना कि जब आपको देखते हैं या आपका नाम आता है तो बस कला फिल्में ही याद आती हैं, आर्ट फिल्में याद आती हैं। वो तो आपने बखूबी की हैं और एक पहचान छोड़ी है और उसके साथ साथ उतनी ही सफलता आपको व्यावसायिक फिल्मों में भी मिली है। वहां भी आपने अपना दबदबा बना के रखा हुआ, तो वहां से शुरू करें। जी जरूर। कमर्शियल शुरुआत हुई ताल गुलाम से एक्चुअली, जी। बट इट वाजंट द हीरोइन्स रोल, यू नो। सो ऑब्वियसली आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग लेस देन अ लीड, बिकॉज आर्ट सिनेमा में सारे लीड रोल ही कर रही थी। जी। तो मेरी इच्छा नहीं थी। तो अंजुम राजबली जो राइटर थे वो मुझे कहते थे कि एक बार महेश भट्ट से मिल लो, और मैं कहूँ नहीं। मतलब आपने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। ओहो। फिर फोन आ जाए, उन दिनों सेल फोन नहीं थे ना। जी, जी। तो फोन जब आता था तो लैंडलाइन आपको पे तो उठाना पता नहीं पड़ता होता था किसका है। हाँ, तो अंजुम फिर से कहें, अंजुम बड़े स्वीट इंसान है जो स्क्रीन राइटर्स के प्रेसिडेंट भी हैं अभी, तो एसोसिएशन के। तो वो कहें कि तुम महेश भट्ट से मिल लो, मैंने उनको कहा है तुम मिलोगी। उन्होंने अभी तक वो रोल नहीं कास्ट किया कि तुम्हारे लिए रखा है। अच्छा। तो मैं उनसे कहूँ कि देखो अंजुम, जो रोल फालतू होता है ना जिसको बाद में वो काट देते हैं, वो हमेशा कमर्शियल फिल्म में लॉयर का रोल होता है या फिर डॉक्टर का रोल होता है। जी। तो मुझे नहीं करना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो वैसा लॉयर का नहीं है, वो महाभारत में अगर अर्जुन का जो कृष्ण था, तो इस फिल्म में जो अर्जुन के जो कृष्ण हो वो तुम हो। अच्छा। तो मैंने कहा तो अर्जुन कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि आमिर खान। तो मैंने कहा अच्छा आमिर, तो मुझे अच्छा लगा कि अरे ये तो एक्टर अच्छे हैं, तो मजा आएगा इनके साथ कुछ काम करने में। तो इसलिए मैंने हाँ कही। फिर मैं महेश जी से जाके मिली और ऐसे हुआ गुलाम। तो फिर आमिर खान के संग अनुभव क्या रहा आपका? एक्चुअली वो और हम बहुत अलग किस्म के एक्टर्स हैं जी। उनको इम्प्रोवाइजेशन के नाम से बहुत डर लगता है। अच्छा। कि अगर आप बोलो ना कि हाँ वहाँ इम्प्रोवाइज कर लेंगे, तो वो ऐसा आपको देखेंगे इम्प्रोवाइज मतलब। तो हम लोग जब रीडिंग कर रहे थे जी, तो वो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे महेश जी से, तो एक महेश भट्ट से। तो महेश ने कहा हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो फिर महेश भट्ट ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मीता। तो मैंने कहा हाँ सर इम्प्रोवाइज कर लेंगे वहाँ पे। मतलब जी, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है कि आपने अपना पूरा तैयारी कर ली, उसके बाद जब आप मैच खेलने जाते हैं हाँ, तो आप पहले तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि कैसी बॉल आएगी। जी। उस समय आपको सतर्क रहना पड़ता है। जैसी बॉल आएगी उस समय वही खेलेंगे आप, वही शॉट लगेगा, वैसे ही आप बैट घुमाएंगे। बिल्कुल। तो इम्प्रोवाइज का मतलब ये है जी, जी। मेरा। पर आमिर जो है उनको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि कैसी बॉल आएगी, बैट में कितना घुमाऊंगा। जी। तो मैं अलग हूँ। तो उन्होंने जब मैंने इम्प्रोवाइज शब्द कहा ना, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा इम्प्रोवाइज। तो मुझे समझ में आया कि भाई इम्प्रोवाइज शब्द मत इसके आसपास इस्तेमाल करो, इन्हें ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जैसी क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया आएगी। भाई जैसा आप बोलेंगे, जिस टोन पर, जिस पिच पर आप हमें छोड़ कर देंगे, वहीं से हम उठाएंगे। हाँ, उठाएंगे या कुछ करेंगे। फिर आप देखिए हम क्या करते हैं, फिर आप करिए उस पे। फिर आप दीजिए। तो एक बार हुआ था कि एक दो जगह हुआ था ऐसा कि वो चाह रहे थे कि मैं बताऊं उन्हें कि मैं क्या करने वाली हूँ, और मैंने कहा नहीं आप देखिए। जी। तो मैं ऐसा करूंगा तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा पता नहीं। अच्छा। तो ऐसा हुआ था। पर अदरवाइज वो बहुत मस्त है, बहुत बदमाशियां भी करते हैं सेट वेट पे। जाहिर है। एक बार उन्होंने
एक सीन है जिसमें मैं उनको लास्ट की तरफ आता है, जो मैं उनको पकड़ती हूँ, तो मेरे नाखून, गलती से मेरे नाखून थोड़े लंबे थे, किसी और जी। शूट से आई थी, तो नाखून से उनको थोड़े से खरोच लग गए, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा आई एम सो सॉरी आमिर, आपके गर्दन पे ना ये थोड़े नाखून के निशान आ गए। कहते हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो पैकअप हो चुका था, तो अचानक मेरी वैन पे खटखट हुई, तो दरवाजा खोला, तो उनके आदमी ने कहा जी आमिर मिलना चाह रहे हैं आपसे। तो मैं कहा हाँ जरूर आइए आइए। तो वो अंदर आए और कहने लगे मीता कुछ ऐसी इधर उधर की कुछ बात करने लगे, तो अचानक मेरा ध्यान उनकी गर्दन पे गया जिसमें लाल लाल खून टपक रहा था। अच्छा। और मैं घबरा गई एक क्षण के लिए। मैंने कहा हाँ, ये जो मैंने खरोंच, और फिर उनके चेहरे पे वो मुस्कुराना, शैतानी वाली। वह शैतानी वाली मुस्कुराहट छुपा नहीं पाए। अच्छा। तब मेरी समझ में आया कि उन्होंने मेकअप मैन से कहा था कि यहाँ पे खून वून लगा दो। और मैं जाता हूँ मीता को थोड़ा डराता हूँ कि देखो तुमने मुझे खरोच नहीं मारी, तुमने मुझे लहू लुहान कर दिया। तो जैसे ही वो मुस्कुराए तो मेरा सारा अपॉलॉजी वहाँ खत्म हुआ, और मैं कहा तुमने जानबूझ के, फिर हम शायद सेट पे 3-4 चक्कर मारे, क्योंकि मैं उनके पीछे भाग रही थी मारने के लिए, वो आगे भाग रहे थे, ऐसा कुछ। तो मस्ती भी करते हैं जी। पर इम्प्रोवाइज शब्द उन्हें पसंद नहीं है। चलिए तो फिर यहाँ पर गुलाम का गीत सुन लेते हैं। हाँ हाँ सुन लेते है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा है। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। दीवाने मेरे ही तो बता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था, मैं हूँ कहाँ मैं जानू ना। ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था, मैं हूँ कहाँ मैं जानू ना। कोई मुझे इतना बता दे, घर का मेरे मुझको पता दे। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। दीवाने मेरे ही तो बता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था, मैं हूँ कहाँ मैं जानू ना। ये क्या हुआ पहले ना ऐसा होता था, मैं हूँ कहाँ मैं जानू ना। कोई मुझे इतना बता दे, घर का मेरे मुझको पता दे। मैंने तो ये जाना ना होता है क्या इंतजार, मेरा दिल क्यों माने ना, मुझको तो हो गया है प्यार। पहले रातों को सोती थी तूने मेरी नींदें लूटी। मैं चैन से पहले रातों को सोती थी तूने मेरी नींदें लूटी। ये रोग क्या तूने लगाया, दीवानापन कैसा जगाया। जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा।
ओ जाना मेरी ये तो बता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। चलिए, शूटिंग की बात चल रही है तो सिद्धेश्वरी की शूटिंग का क्या आपका अनुभव था? सिद्धेश्वरी कमाल का शूट था। वो मेरी पहली बहुत बड़ी फिल्म थी, जी। मैं लीड रोल में थी। और बजट कम था तो हम लोग सब, और बनारस पहली बार गए थे हम जी, लोग। फिल्म प्रभाग की वो फिल्म थी। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके पहले हम लोग एनसीपी पे बैठ के सिद्धेश्वरी की ठुमरी मुझे बहुत सुनाई। मनी जी ने सारी टीम को ठुमरी सुननी पड़ती थी। अच्छा। हाँ, घंटों तक। और वो सब चूज परेशान हो जाते होंगे। मैं एक्चुअली नई नई बम्बई आई थी तो मैं वैसे ही बम्बई से परेशान थी, क्योंकि मैंने कभी इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं देखी थी। अच्छा। और वो भी मानसून का टाइम था तो वो बिल्डिंग्स ओहो। अजीब सी काली काली सी, थोड़ी बदसूरत सी लग रही थी। ओहो। फिर ट्रेन में हम लोग जाते थे तो एक जो Struggle अलग दिख रहा था। किस्म का, जो एक फास्ट स्पीड वाली एक लाइफ जिसमें इतना भीड़ भड़क्का और वो सब, उसको मैं अब पचा ही रही थी। अच्छा। और रोज सांता क्रूज ईस्ट में, वहां वकोला से मैं जाती थी ट्रेन पकड़ के एनसीपीए। ओहो। तो अक्सर मैं थक जाती थी वहां पहुंचते तक, बहुत दूर। और फिर सिद्धेश्वरी, माने क्लासिकल के नाम पे मैंने ज्यादा से ज्यादा जगजीत सिंह, चित्रा सिंह तक सारी गजलें अच्छा। याद कर ली थी। हम्म। लेकिन सिद्धेश्वरी जी को सुनने में थोड़ा समझने में टाइम लगता है। अच्छा, कहाँ वो भीड़ भड़क्का और इधर से सीधे शास्त्रीय संगीत। फिर शास्त्रीय संगीत जी। और वो भी एनसीपीए के अच्छे ठंडे से कमरे में। तो एक बार मुझे याद है, मैंने सर रखा कुर्सी के, टिका दिया अपना सर कुर्सी की पीठ पे, जी। और ऐसा जैसे कि मैं सुन रही हूँ और मेरी सो गई। आंख लगी और मैं सो गई। पता नहीं कब उठी मैं, और मैंने देखा कि पूरा कमरे में मणि जी बैठे, उनकी पत्नी, कैमरामैन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, 2 असिस्टेंट, साउंड रिकॉर्डर्स, तो वो सब चुप बैठे हैं। अच्छा। सब चुप, कोई बातचीत नहीं कर रहा है और सब इंतजार कर रहे हैं। और तब मुझे ध्यान आया कि वो इंतजार कर रहे हैं मेरे उठने का। अच्छा। किसी ने उठाया नहीं मुझे, जगाया नहीं। तो फिर मैं ऐसे उठ के बैठ गई जैसे कि हाँ, मैं तो सब सुन रही थी। तो वो सब मुस्कुरा दिए, तो मेरी समझ में आया कि मैं शायद काफी देर से सो गई थी और सेशन खत्म हो चुका है आज का, और ये सब मेरे उठने का ही इंतजार कर रहे थे। माय गॉड। तो ऐसा होता था। पर शूट पे बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि गंगा के किनारे वो गंगा, घर। और फिर आप जब शूटिंग पहुंच रहे थे तो आपको 5-6 मुर्दे तो रास्ते में नजर ही आते थे। जी। और बनारस बड़ा कमाल का शहर है। उसमें उन दिनों खास तौर से छोटी छोटी गलियों में ट्रैफिक जैम सा होता था, बहुत सुंदर था। पर वो मुझे शहर बहुत भा गया उसी समय। तो आप जा रहे अपने जीप में या जहाँ लोकेशन पहुंच रहे, तो सामने कुछ लोग वो अर्थी उठा के जा रहे हैं। फिर वो थक गए तो उन्होंने अर्थी को दीवार से टिका दिया और बैठ के कुल्हड़ से चाय पीने लगे। बगल में आपका खड़ा है एक मुर्दा बंधा हुआ मालाओं से जी। और साथ में उसको जो 4 उठाने वाले हैं वो बैठे चाय पी रहे हैं। जी। तो जो जिंदगी मौत का जो एक खौफ होता है ना, कि मौत कुछ और होती है और जिंदगी कुछ और है, और वो सब उड़ जाता है। आप में एक अजीब किस्म का एक उल्लास भर जाता है कि ये खेल है, ये लीला है सब। जी। जो कहते हैं ना लोग कि जीवन एक लीला है, जीना मरना आना जाना ये सब, तो वो भी एक अजीब किस्म का मैजिकल समय था। पैडल रिक्शा से आप जा रहे हैं, बगल में एक अलग से जा रही है। हाँ हाँ, Dead body हाँ। फिर उन्होंने बनी टिका हुई। दिया उसको, वो वेट कर रहा है कि ये लोग चाय आपको नहीं खत्म- पता कि जिस रिक्शे से आप उतरे हैं उस पर जाएगी, या आप जिस पर चढ़ रहे हैं उस हाँ, पर वो उसमें जा भी हो चुकी सकता है। जा चुकी है, क्या पता। तो ये सब है। और फिर वो बजड़े जिस पे, जो नदी पे थे, जिसमें हमारी एक ठुमरी का सेशन हुआ, बड़ी नाव जिसमें के अंदर बड़ी नाव कमरा होता है। जिसमें, हाँ, तो जो बजड़े हैं वो जी। रात भर उन पे गायकी होती थी। जी। जो कि फिल्म में भी दिखाया है, वहां पे एक टप्पा जो है फिल्म में वहीं पे है। और उस समय तक मैं सिद्धेश्वरी को इतना, उनकी गायकी को इतना पी चुकी थी और बहुत रिहर्सल की थी। तो एक्चुअली लिपसिंग मुझे एक ठुमरी का करना था, लेकिन मैंने इतना उस पे काबू पा लिया कि मणि जी ने कहा कि आप ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो। अच्छा। प्लस मैंने कथक सीखा था फिल्म के लिए, कथक अच्छा। डांस 3 महीने।
उन्होंने कहा था थोड़ा बहुत कथक आए तो अच्छा रहेगा, ठुमरी के क्या बात है। पे है तो उसमें बॉडी में एक तरह से। और मनी जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी सिद्धेश्वरी की, वो एक अलग किस्म की स्क्रिप्ट थी। उसमें ये जो सब चीजें होती है ना कि आपने जो कुछ ड्रामा स्कूल में सीखा होगा कि ये कैरेक्टराइजेशन होती है और ये सिचुएशन होती है, वो सब गायब। पोएट्री की तरह थी स्क्रिप्ट, एक पेज एकदम पे अलग। 4 लाइनें हैं, वो पूरा जी। सीन है। तो आपको अपने पूरे आंगिक, वाचिक और सात्विक और आहार्य को निचोड़ना पड़ता था। तो दोस्तों, ये जो कड़ी मेहनत है वो किस तरह से रंग लाती है ये आपने देख लिया। यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन करते चलें, एक और जी, आपकी जी। पसंद का गीत सुन लें हम लोग। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है। लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को जुड़ते हुए। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। नींद सी रहती है, हल्का सा नशा रहता है, रात दिन आँखों में एक तेरा बसा रहता है, पर लगी आँखों को देखा है कभी उड़ते हुए। बोलो आज कल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। मैंने उसमें बहुत सारे नोट्स लिखे हैं जिसको लेके अब मैंने इतने सालों बाद एक फिल्म बनाई है जो 97 मिनट्स की है। उसका नाम है मणिकौल, और वो जिसे एक्टर कहते हैं। क्या बात है। और वो मणिकौल जी और मेरा जो एक हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप था कि किस तरह वो क्या कहते थे, किस तरह मैं क्या समझती थी और किस तरह उसका निचोड़ निकाला, प्लस नाट्य शास्त्र से वो कितना प्रभावित थे। जी। तो ये जो फिल्म है ये मणिकौल जी के विचारों पर आधारित है और नाट्य शास्त्र के 4 स्तंभों पे आधारित है। क्या बात है। और जिस कॉन्टेक्स्ट में है ये, वो सिद्धेश्वरी फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में है।
वाह वाह, क्या बात तो ये है। 97 की मिनट्स की फिल्म है, हम्म। जिसे कुछ एक लोगों ने देखा है, उन्होंने कहा है कि ये तो एक मास्टर क्लास की तरह है ये फिल्म। हाँ बिल्कुल, अपने आप में वो अलग सीखने ही के लिए है। उसमें बहुत कुछ होगा। हाँ, और वो टिपिकल डॉक्यूमेंट्री नहीं है जिसमें लोग बातचीत करते हैं, जिस तरह मणि जी डॉक्यूमेंट्री बनाते थे जिसमें जी। वार्तालाप नहीं होता था कि लोग सवाल पूछ रहे हैं और कोई जवाब दे रहा है, वैसी नहीं। डॉक्यूमेंट्री नहीं है वो। दृश्यों से बहुत सारी चीजें अभिव्यक्त दृश्यों कर से दी थे हैं। और अनुपमा होती थी, तुलनाएं होती थी जी। चीजों की, जिससे आपको एक तीसरी चीज समझ में आए। तो वैसी फिल्म है। तो सिद्धेश्वरी की जो पूरी शूटिंग का जो एक एक्सपीरियंस है और उसका क्या मतलब, क्या मायने थे, वो पूरी अब मैंने एक फिल्म में उतार दी है। क्या बात है जी मतलब कोई पुस्तक लिखता है, लेकिन चूंकि आप अभिनय के क्षेत्र से हैं तो जी। आपने तो मेरे उसमें पास निकाल क्योंकि दिया सिद्धेश्वरी उसमें। के समय के इतने नोट्स थे क्या बात है। जो मैंने बनाए थे, मैं रोज लिखती अच्छा, थी। नोट्स बनाती थी आप? हाँ, नोट्स बनाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो मैं हर चीज सुनती थी। अगर मणि अपने कैमरामैन से कुछ कह रहे हैं अच्छा। कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो मैं सोचती थी अगर ये कैमरामैन उसे इस तरह सोच रहा है, तो अगर ये एज एन एक्ट्रेस मुझे कैसे सोचना चाहिए इस बारे में। अच्छा। तो मैं उनकी एक एक बात पकड़ के अपने नोट्स बनाती थी, क्योंकि उन्होंने शुरू में मुझे कह दिया था कि देखो, ट्रेन्ड एक्टर्स को मैं बिल्कुल, माने तुम्हें मैं कास्ट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी फिल्म के लिए तुम सबसे भयानक चीज हो, और यू आर द वर्स्ट थिंग आई कैन डू टू माई फिल्म पॉसिबली। तो शुरू में उन्होंने ये कह दिया था, तो डरा दिया। मैंने ये भी सोचा कि मुझे क्यों कह रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे डरा रहे हैं हाँ। कि तुम अगर कुछ कर सकती हो तो बहुत बेहतरीन करो, नहीं तो मैं देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तो आप पूरा पी गई। हाँ जी, जो कुछ भी उन्होंने सिद्धेश्वरी को बताया। पी गई, मणिकौश जी को पी जी। गई, उनके और हर वाचिक को पी गई, नाट्य शास्त्र को पी गई आप। हाँ, और उस पूरा समय उतार दिया, और अब भी जो फिल्म बनाई उसमें और ज्यादा आ गया उसमें सब वो कुछ। सब डाल दिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी। अब तो जरूर देखना पड़ेगा और जी। देखा जाएगा जरूर। जी। और हमें लगता है कि जैसी आप बात बता रही हैं इस फिल्म के बारे में, बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलेगा उससे। जी, वो ऑलरेडी उनके एक स्टूडेंट कह चुके हैं कि ये तो मास्टर क्लास है, और ऐसा नहीं लगता है कि मणि जी गुजर गए, लगता है वो अभी भी यहाँ है। फिर आप कमर्शियल फिल्मों की बात अगर करें तो और क्या अनुभव था आपका? कमर्शियल फिल्म का मेरा अनुभव ठीक है, लेकिन मैं उससे इन रेट्रोस्पेक्ट, ठीक है वो अच्छा एक पहचान बना दी है उसने जी। लेकिन उसमें हायरार्की से बहुत जूझना पड़ता है आपको। बड़ा अनडेमोक्रेटिक सिस्टम होता है एक्चुअली। अच्छा। यू नो, जैसे मैं आर्ट फिल्म में मैं लीड रोल में थी, तो मैंने कभी हमें कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कि आप आर्ट फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं तो आपको कुछ खास अलग से खाना आएगा, या आप अलग से एक होटल में ठहराया जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट एक साथ ही होती थी हमेशा। अच्छा। पर कमर्शियल फिल्म में मैंने देखा, अगर किस तरह की आपकी पेमेंट मिल रही है आपको, किस तरह का आपको वैनिटी वैन मिल रही है, उसके हिसाब से कौन सा होटल मिल रहा है, सब में क्लास पता चलता तो मैंने था। वो सब में हायरार्की शुरू हो जाती है। अच्छा। जो कि मुझे शुरू में बहुत एक विभत्सता का एहसास हुआ कि ये क्या है, हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं, ये सब क्या आ रहा है इसमें, यू नो। तो वो उससे जो आपको जूझना पड़ता है थोड़ा बहुत, या उस स्तर पे आपको उतर के आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, ये भी सोचना पड़ता है इस दिशा में, जबकि ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो वहां पे दो दुनिया एक साथ चलती है, एक तो आपकी क्रिएटिव जो आप पर्दे के सामने ला रहे हैं, और दूसरी दुनिया जो पर्दे के पीछे है, पीछे की है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक हद पे, एक लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीजों के साथ जूझना पड़ता है। इसीलिए मुझे समझ में आया कि स्टार्स इतने सारे लोग लेके क्यों चलते हैं साथ में। जी। आपको लिटरली एक स्क्रीन चाहिए, यू नो, ये बात वो करेगा, वो बात वो करेगा, ताकि आप उन चीजों से बचे रहें और आपका एक क्लास अलग पता चले, फिर उसी तरह से आपको उस तरह से महत्व मिले। आपको बहुत सारे दिखावे और बहुत सारा बनावटीपन लाना पड़ता है ताकि आपको सीरियसली लिया जाए, आपको प्रोफेशनल माना जाए। ये है प्रोफेशनलिज्म। हाँ, कि ये प्रोफेशनलिज्म है एक लेवल पे। माने टाइम पे आना तो प्रोफेशनलिज्म है ही, लेकिन बाकी जो तामझाम है ना, जो ग्लिटर पिटर, जो 2 बॉडीगार्ड और फलाना ढिमकाना, ये वो, जिसका अक्सर आपकी एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है जी। तो पेमेंट से शुरुआत होती है, और उस हिसाब से अक्सर बोला जाएगा कि नहीं आप अलग से मेकअप मैन नहीं ला सकते हैं, तो जितना आपको पेमेंट मिल रही है, अक्सर जो स्टार है उसके मेकअप मैन को आपसे ज्यादा पेमेंट मिल रही है। एज अ मेजर एक्ट्रेस योर स्टार्स मेकअप मैन विल बी गेटिंग पेड मोर मनी, यू नो। सो आई फाइंड ऑल दैट अ लिटिल अननेसेसरी, बट आई ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। तो प्रोफेशनलिज्म में आपको आपको दो भाग में बढ़ जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ ये हायरार्कीज आती हैं तो फिर कैमरा के सामने भी कहीं ना कहीं वो निकल के आना शुरू हो जाती हैं। बहुत उम्दा बात कही है। यहाँ पर आपकी पसंद का गीत सुन ले हम लोग। हाँ, एक मुझे बहुत, कभी तन्हाइयों में यूं हमारी
रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी। तन्हाई में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी। तन्हाई में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी। तन्हाई में। क्या बात है। चलिए उस दुनिया को अलग रखते हैं। मुझे कोई नाराजगी नहीं उस दुनिया से, वो जो है सो है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, उसके ये अपने एक तरीके हैं। हाँ। पर वो तरीके में मुझे ज्यादा मजा नहीं आता है। जी। उस तरह की जीत भी मुझे पसंद नहीं है। अक्सर बिल्कुल। आपके पास एक वैनिटी है, पूरी वैनिटी आपको मिल गई जी। जिसमें 2 बाथरूम है, 2 कमरे हैं, एक में आप अपना स्टाफ रखिए और अपना खाने पीने का सामान रखिए, क्योंकि ठीक है आप ग्रेट एक्टिंग करेंगे, आपको चाहिए 12, 13, 14 घंटे आप बैठे हैं। लेकिन फिर ऐसे भी लोग हैं जो भी 12, 13 घंटे बैठे हैं लेकिन जिनको 50 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है जी, और पैसे भी कम मिल रहे हैं। पैसे भी कम मिल रहे हैं, बैठने की जगह नहीं है, और जब आप वैनिटी से निकलते हैं वो बेचारे खड़े हो जाते हैं कि। तो मुझे इन चीजों से बहुत तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ कि सारी सुविधाएं तो एक जैसी होनी चाहिए ना जी। पैसे ठीक है जाने दो, मूलभूत जरूरतें तो सबकी है ना। मैं आपको एक बहुत अजीब सा किस्सा बताऊं। मैं प्रोडक्शन हाउस का ना तो नाम लूंगी ना कुछ, लेकिन लॉकडाउन जब खत्म हुआ जी, होने लगा और धीरे धीरे शूटिंग शुरू होने लगी, तो मैं एक सेट पे आई। उस पे वो जो कोरोना के एक्सपर्ट्स बुला रखे थे उन्होंने, जो मास्क वगैरह दे रहे थे। अच्छा। तो एक ने मुझे पूछा कि मैम आप क्रू हैं या आप एक्टर हैं? तो मैं कहा एक्टर हूँ। अच्छा नहीं, उनको वो वाला मास्क दो। ओहो ओहो, अच्छा वाला, महंगा वाला, N95 जो भी है। और बाकियों को कप वो जो सस्ते होते हैं ना, जो डिस्पोजेबल होते हैं, बाकियों को वो दिए जा रहे थे अगर आप क्रू हैं या स्पॉट बॉय हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा इतना होने के बाद, इतना कोरोना होने के बाद, ये समझने की बात कि भाई कोरोना किसी को भी हो सकता है, वो नहीं देख रहा है आप अमीर हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, ग्रेट हैं, स्टार हैं, एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं देख रहा है। लेकिन जहां वो थोड़ा सा उसका भय कम हुआ, आप अपनी औकात पे वापस आ गए एज ह्यूमन बीइंग्स। ऊंच नीच, अरे ये एक्ट्रेस है, स्टार है, इसको अच्छा मार्क्स दो, उसको सांस तो एक ही ले रहे ना हम लोग। तो बिल्कुल बात बहुत सही है और बहुत बड़ी बात है कि अगर बुखार उतारने की दवा है तो वो आपके ऊपर भी वही असर करेगी जो एक बहुत बड़े एक्टर के ऊपर करेगी या एक सामान्य आदमी पर करेगी। तो आप उसको अच्छा मार्क्स नहीं दे रहे हैं, तो अगर उसको कुछ लग गया तो मुझे नहीं लगेगा क्या? इतनी तो अकल रखिए आप। हाँ, जैसे वहां पे भी भेदभाव तो ऐसा है। इसलिए मुझे चिढ़ आती है अक्सर। कलाकार होता है और ज्यादा संवेदनशील होता है, मुझे लगता है। आप जैसे कलाकार जब आते हैं एनएसडी से, और खास तौर से इतने मजे हुए जब कलाकार आते हैं, तो मीता जी पर्दे पर देख के ऐसे लगता है कि मतलब बड़ा
जादू सा लगता है। जब मर्जी हो आप लोग हिचकी ले लेते हैं जी। जब मर्जी हो आप छींक देते हैं। जी। कैसे ये कर लेते हैं आप लोग? इसका मैं क्या कहूँ, जैसे जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं जी। जैसे अगर जब वो बैट करते हैं हाँ तो हमें उनकी सिर्फ कला दिखती है, जी पर उसके लिए मेहनत तो की है उन्होंने। मैं इसलिए स्पोर्ट्स का उदाहरण दे रही हूँ जी। क्योंकि अक्सर इन दो चीजों में सिमिलैरिटी है। बिल्कुल। हम भी शरीर को उस तरह से मांझते हैं और उसको कर करके उसको उतना तैयार कर लेते हैं कि फिर वो चीजें इंस्टिंक्टिवली आती हैं। उस समय आप नहीं सोचते हैं। जब अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर आप ओलंपिक का जब वो जो बंदूक चलेगी हाँ। स्टार्टिंग वाला जो गन चलता है कि अब आप दौड़िए शुरू जी। कीजिए, तब आप नहीं सोच सकते हैं कि मैं कौन सा मसल यूज कर रही हूँ। तो एक्टिंग में भी ऐसा होता है। एक बार आप उतर आए शॉट में या उस मोमेंट में एक्टिंग शुरू हो गई तो फिर आप ये नहीं सोचते हैं कि तैयारी क्या की थी मैंने। तैयारी इतनी आपने शरीर में आ गई है कि वो अपने आप कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं जी। इट्स लाइक एन इंस्टिंक्टिव बॉडी। आपके शरीर में बहुत दिमाग है, एक ही नहीं है जो सर में है। अच्छा। आपके हाथ का अलग एक आंख नाक कान दिमाग है। शरीर के हर अंग को आपको उस तरह से जागरूक करना होता है कि वो कुछ भी कर ले। अगर आप भी इंस्टिंक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं और उस क्षण में आप अंदर से सरप्राइज हो जाते हैं, अरे ये मैंने कैसे कर दिया तो उसका मजा अलग होता है। तो ये मानकर चलते हैं और देखते भी हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कलाकार आते हैं आप जैसे दिग्गज कलाकार। तो जाहिर है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो आते हैं या FTII से जो पढ़कर आते हैं उनमें ये सारी चीजें बिल्कुल जैसे कि घोट कर पी जाते हैं। बिल्कुल मजे हुए होते हैं वो लोग। वो करवाते तो थे उन दिनों बहुत मेहनत। हाँ काफी, माने हर किस्म की मेहनत। हम लोग को सिर्फ स्क्रिप्ट पकड़ के स्टेज पे चढ़ जाओ ऐसा नहीं था। हम लोग को योगा करना होता था, लाइटिंग सीखनी पड़ती थी। आप जल्दी रिहर्सल स्पेस में पहुंच गए और अगर वहां पे झाड़ू नहीं लगी तो आप लगाइए झाड़ू। स्कल्पचर पेंटिंग, 12 मास, मिनिएचर पेंटिंग पढ़ो। मास्क वगैरह भी बनाना बताते हैं। मास्क बनाते थे हम लोग। पिछले हफ्ते मुझे दिल्ली में अपने कुछ चीजों में से वो मास्क मिला जो मैंने फर्स्ट ईयर में बनाया था, पेपर मैशी का। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, कारपेंटरी डिपार्टमेंट, सेट कैसे बनते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बनते हैं, मेकअप क्या होता है, लाइट का रंगों पे असर क्या होता है। तो सब कुछ आपको सीखना पड़ता था थिएटर की उसमें। और थिएटर और फिल्म की ट्रेनिंग अलग नहीं होती है जी। थिएटर की ट्रेनिंग से आप पूरी तरह अपने आप को अंदर से बाहर से पहचान लेते हैं और आप अपने आप को पहचान ले से बड़ी कोई पहचान है ही नहीं। ये बात तो है, बिल्कुल सही, क्या बात है। तभी आप कला के स्तर पे उतर पाते हैं। बहुत उम्दा बात कही है। यहाँ पर कोई आपकी पसंद का गीत सुनते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दो गाने जो बड़े पुराने। कौन सा? ऐसी भी बातें होती है, ऐसे भी वादे होते हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। सपनों की परी
दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसे भी बातें होती हैं, ऐसे भी बातें होती हैं। कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। क्या बात है। तो ये हुआ खुद से आत्मसात होने के बाद हमने ये गीत सुना और हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आज मीता वशिष्ठ जी। मीता जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई इस गीत से पहले कि खुद को पहचानना बहुत बड़ी बात है और वो एक्टिंग में भी दिखता है। आपके किन किन फिल्मों की बात की जाए मीता जी, जिस भी आपको हम चरित्र में देखते हैं बिल्कुल अलग लगता है, लगता ही नहीं है कि ये मीता वशिष्ठ हैं, यहाँ पर ये वही हैं जी। अगर अभी हम आजकल की फिल्म की आपकी बात करें जी। छोरी जी। ओहो हो जबरदस्त अभिनय। क्या बनी आप? मैं वो बनी हूँ ना, वो गांव में जो वो होती है उसकी, जी एक्चुअली उसकी माँ होती है, वो बताते नहीं है जी, पर वो भन्नो देवी हाँ, नाम भन्नो देवी। तो वो कैसे आपने किया? अगेन मेहनत। मैं वैसे आधी हरियाणा की हूँ, लेकिन मेरी जो हरियाणवी है मुझे बाद में समझ में आया कि वो अप टू द मार्क तो है ही नहीं जी, क्योंकि हमारी कोच हैं बहुत अच्छी सुनीता शर्मा जी, उनको लाए थे। अभी भी वही मेहनत है। जैसे हम लोग पिपरिया में थे, लॉकडाउन अभी उठा ही था हल्का सा, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंट्रोल सिचुएशन में थे। तो जितना जो आप सुनते हैं, जो मेरे जितने डायलॉग हैं उनको मैं इतना घिस चुकी थी रिहर्सल कर करके कि अगर आप मुझे नींद से उठा दें, गहरी नींद से, और बोलें कि चलो डायलॉग बोलो अभी, तो मैं बोल दूंगी एक्सेंट। अच्छा। और 2-3 दिन की अगर छुट्टी होती थी बीच में, जैसे शूटिंग नहीं है जी, और जाड़े के दिन थे, तो वहां पिपरिया में मध्य प्रदेश में मैं अपना चाय अपनी थर्मस में लेके बाहर लॉन में धूप में बैठ जाती थी और शूटिंग और पूरी स्क्रिप्ट को फिर से रिहर्स करो। तो यहाँ हम सुन लें थोड़ा सा वो डायलॉग उसका। हाँ। अरे वो अब याद नहीं आता, गाने याद रह जाते हैं। किस तरीके का था वो? थोड़ा सा अंदाज तो चाहिए। बहुत बढ़िया अंदाज जो होता है ना, वो आप किस तरह से एक कैरेक्टर के लिए सांस लेते हैं ना। पहले तो आपका वो जो मेकअप किया है, कितना समय लगता था उसमें? मेकअप तो ज्यादा कुछ नहीं था नहीं, क्योंकि उनको ज्यादा चाहिए नहीं था। हाँ, फिर बस वो बनाने पड़ते थे, वो जो पेन से जो ड्राइंग, हाँ, काले हाँ, कुछ गुदना का हाँ, वो गुदना जैसा बना देते हैं। जी। क्या वो दांत दबाकर बिल्कुल मुंह बंद से में बोलती हैं कुछ हाँ जी, बहुत क्योंकि जब वो सॉर्ट ऑफ थ्रेटन करती है, बड़े प्यार से करती है जी, बहुत जबरदस्त है ना। मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिना कुछ कहे डरा देना जी, है ना, कुछ ऐसा ही आभास होता है। हाँ, और प्रेम से, ऐसा लगे नहीं कि। और मेरे लिए ये कैरेक्टर, लोग कहेंगे ये नेगेटिव है, लेकिन मैंने उसको इस तरह से दिखाया कि ये नेगेटिव है क्योंकि ये बेवकूफ है, ये औरत, माने छोटी समझ की औरत है ये। अच्छा। विचारधारा उतनी ही है, बेटा यू नो, मतलब जो कि बहुत सारे लोगों में होता है। हाँ। तो मैंने उसको ना तो विलन बनाया, ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, मैंने उसमें अंदर उतर गई कि इसकी समझ ये है, जो समझ है वो उतनी है। प्रेम में अंधा जो हो जाना वो है, जैसे अपने जैसे हाँ अक्सर होता है ना, इंडिया में तो बहुत है कि बेटे को भले ही बेटी सब कुछ कर रही हो, लेकिन बेटा आपको सब दिखता है ना, तो वो है।
मारी बात ध्यान से सुन। ये सहरा वाले बालक ना है, ये छोरे खड़े बदमाश है। तो छोटे बच्चे तो बदमाशी होते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे खेलेंगे नहीं। तुमने ना समझा छोरी, इन बालकों को मार से बढ़ के और कोई ना जाने है। आप जानते हो नहीं, इसी गांव के हैं। तब मुझे उनसे फिर से मिलना है। मिलन मुलड़ की जरूरत कत्ते ना है, एक बार कह दिया ना दूर रह तो दूर रह। वाकई बहुत सशक्त भूमिका आपने निभाई, तो उसमें उपलब्धि आपकी क्या रही वो बताइए आप। सबसे पहले उपलब्धि तो ये रही कि एक बार आप एक्ट कर लो ना और आपको लगता है आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसको करने में, तो फिर आप तटस्थ हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं जी। फिर अगर उसके ऊपर आपको फिल्म फेयर OTT अवार्ड मिल जाए फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो वो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। क्या बात है, तो उसकी ढेर सारी बधाई। जी शुक्रिया। हमारे सभी श्रोताओं की ओर से भी मीता जी को इसके लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। यहाँ पर कोई आपकी पसंद का गीत सुनते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गाने जो बड़े पुराने, कौन एक तो सा? है सुनो गजर क्या गाए समय गुजरता जाए। सुनो गजर क्या गाए समय गुजरता जाए, और दिन वाले होर भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए समय गुजरता जाए। आपके हम कुछ काम के ऊपर चलते हैं, काम की तरफ चलते हैं कि जो आप पढ़ाती थी, इतने बड़े बड़े जो संस्थान हैं, नामचीन संस्थान जो हमारे देश के हैं, उनमें आपने फैकल्टी के तौर पे भी पढ़ाई की है, तो उसके लिए तैयारी करती हैं या जैसे आमतौर पर तो लोग सिर्फ अपना अनुभव बता देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि
एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगी। ये जो आपने बात कही ना, उसी से मुझे याद आया। FTI में जब मैं गई जी, क्योंकि मुझे उस समय एक्टिंग कोर्स नहीं था वहाँ पे। मैं 1993 की बात कर रही हूँ। अच्छा, 93 पुणे में जो नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ तो उस समय सिर्फ डायरेक्शन बैच थे, बल्कि उसमें महारथी डायरेक्टर थे काफी सारे जो बाद में आके, जैसे उमेश कुलकर्णी जो काफी जाने माने मराठी, तो बल्कि उमेश ही ने मुझसे ये सवाल किया था। तो उन सबको लगा ये एक्ट्रेस है, ये आके थोड़ी मनोरंजक बातें करेंगी, उससे हम लोग समझ जाएंगे कि एक्टर हैंडलिंग क्या होती है, कुछ करेंगे। 5 दिन का वर्कशॉप था। अच्छा, तो एक तरह से एक्टिंग कला भी है और एक साइंस भी है, ये जी, दोनों चीजें हैं। एक के बिना दूसरा नहीं है। हर चीज के आपको पहले साइंस समझना पड़ता है, बिल्कुल, उसके बाद आप कला की तरफ जाते हैं। सही बात है। क्राफ्ट बहुत जरूरी चीज है। लोग क्राफ्ट को अक्सर नकारते हैं, कहते हैं कि ये तो बहुत नेचुरली आना चाहिए। नेचुरल नाम की कोई चीज होती नहीं है। जब आप कैमरा के सामने और आपके सामने हजारों लोग खड़े देख रहे हैं, तो आप कहाँ से नेचुरल हो रहे हैं, ये मुझे कहाँ से रोमांस कर सकते हैं। माने क्या, तो आपको क्राफ्ट की जरूरत है जी। और हर मंझा हुआ कलाकार, भले वो फॉर्मली ट्रेन ना हो, उसने क्राफ्ट समझी है, अपनी पकड़ी है। जैसे दिलीप कुमार साहब को भी देखिए आप, वो हुनर आना चाहिए आपको। उनको पता है कि किस तरह से एक चीज को बनाना है अपने अंदर, वो पकड़ लेते हैं। वो शायद बताए ना कि कैसे किया है, डेवलप करना पड़ता है। वो करते हैं, हर कोई करता है जी। तो जो अच्छे कलाकार हैं वो करते हैं, वो ट्रेंड हो ना हो, पर क्राफ्ट उनकी है, कुछ है। और क्लासिकल आर्ट्स में क्राफ्ट तो शुरू से ही सिखाते हैं जी। उसको वो इतना पी जाते हैं कि बाद में वो अक्सर नहीं बता पाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जी। पर अक्सर हम में से कुछ लोग हैं, जैसे बड़े उस्ताद थे जो ध्रुपद के थे, जिया मोहिउद्दीन डागर साहब, वो थ्योरी के भी बहुत मास्टर थे जी। वो बता पाते थे कि आप अगर एक नोट से दूसरे में जा रहे हैं। मणि कौल जी से मैंने एक किस्से सुने, तो वो अक्सर अलग अलग किस्म की उपमाएं देते थे जी, कि अगर आप एक नोट पे हैं तो आपने कभी भिंडी में से वो कीड़ा निकलता देखा है जी। तो आपने देखा वो कीड़ा पहले पैर कहाँ हवा में घुमाता है पैर, कि मैं उधर जाके दूसरी भिंडी पे जमा लूं, फिर ही इस भिंडी को छोड़ के दूसरी वाली पे जाऊंगा। क्या बात है। तो नोट भी ऐसा आपको गाना चाहिए कि पहले उस नोट को उतनी दूर जाने दो कि वो दूसरी जगह बैठ जाए, फिर यहाँ से छोड़ दो उसको। तो ऐसी ऐसी चीजें हम लोग सीखते थे। तो क्राफ्ट जो है वो बहुत बहुत जरूरी चीज है जी। तो एक्टिंग हम लोगों ने एक तो इतनी पढ़ी, इतने तरीकों से पढ़ी, फिर एक्सपीरियंस इतना हुआ, और ऐसे मंजूए डायरेक्टर्स के साथ काम किया कि हर डायरेक्टर के साथ आपको अपनी क्राफ्ट को अलग तरीके से तराशना पड़ता था। उनकी फिल्म में बैठाने के लिए जी, उनकी वर्ल्ड व्यू में बिठाने के लिए। आप हर फिल्म में एक जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते, हर डायरेक्टर को अपने लिए कुछ अलग चाहिए। बिल्कुल, उनका अपना निर्देशन है, उनका अपना एक है, उसमें आप अपना तो ला रहे हैं, लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है, उसमें आपको जाना पड़ता है, फ्रेम बना लेते हैं वो अपना। बिल्कुल, और आपका काम है एज एन एक्टर कि आप हर डायरेक्टर की थॉट प्रोसेस पकड़िए कि ये क्या है, ये क्या है, इसको ये कितना चाहिए, वो कितना चाहिए। तो वो आपको समझ आती है जब आप समझ गए अपनी क्राफ्ट। जब कक्षा लेने की बात आई तो यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन करते चले, एक और आपकी पसंद का गीत सुन ले हम लोग। हाँ, एक फिल्म थी यकीन, धर्मेंद्र की थी, घर तुम भुला न दोगे। घर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। घर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। घर तुम भुला न दोगे, सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अपने हाथों जिस गम हमें
गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे हम तुम जुदा न होंगे हम तुम जुदा न होंगे हम साथ ही रहेंगे दुनिया के हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे हम साथ ही जिएंगे हम साथ ही मरेंगे गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे हम तुम जुदा न होंगे हम तुम जुदा न होंगे गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे हम तुम जुदा न होंगे हम तुम जुदा न होंगे। तो मैं जब FTI गई तो पहले दिन ही मैंने क्राफ्ट पे बातें शुरू कर दी जी कि ये एक्टर हैंडलिंग सिखानी होती है इनको क्योंकि अक्सर डायरेक्टर्स को एक्टर पे आके वो उनका सब थ्योरी खत्म हो जाती है उनको समझ में नहीं आता कि ये एक्टर नाम की चीज क्या है ये क्यों नहीं कर पा रहे जो मैं कह रहा हूँ करने के लिए जी अगर मैं कह रहा हूँ कि बहुत जोर से रो वो बेचारा रो रहा है जोर से लेकिन हंसी आ रही है मुझे ये क्यों हो रहा है और मुझे जैसा चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा और अक्सर उनकी जो शब्दावली है उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा तो वो सब तो मैंने जहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया मीज़ोन से तो मीज़ोन से का मतलब जब हम कॉमिक बुक्स देखते हैं ना तो किस तरह से आप किसी भी पुरानी कॉमिक बुक को पढ़िए तो उसमें किस तरह से कहानी का प्रोग्रेशन होता है जी तो एक जगह क्लोजअप दिखाएंगे फिर दो लोगों को दिखाएंगे फिर कभी पूरा सीन पूरा लॉन्ग शॉट दिखाएंगे यही कहना है तो क्लोजअप फिर एक तरह से वही है कॉमिक बुक ही है वो कुमार शानी जी ने मुझे इसकी तुलना दी थी कि मैंने उनसे शुरुआत में पूछा था पहली फिल्म में ये मीज़ोन से क्या सब लोग मीज़ोन से बोल रहे हैं अच्छा MISENSCENE ये फ्रेंच शब्द है लेकिन थिएटर से आया है ये तो सीन को बनाने का तरीका थिएटर में तो है ये थिएटर का शब्द तो जो 15 मिनट का इंटरवल हुआ चाय का तो उसमें ये उमेश यंग डायरेक्टर थे स्टूडेंट डायरेक्टर थे तो मेरे पास आया और कहा कि मीता ऐसा है कि आप अगर एक्टिंग पे बात करें ना तो अच्छा होगा अच्छा हाँ और ये आप इन चीजों में मत पढ़िए मीज़ोन से मैंने ये आप थ्योरी में मत जाइए हमें मत समझाइए तो मैं समझ गई कि इनको बहुत बुरा लगा कि एक्ट्रेस के मुंह से ये मीज़ोन से शब्द कैसे आ गया तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा उमेश ऐसा है कि आप आज की पूरी क्लास कर ली पूरा सेशन कर लीजिए क्योंकि सुबह से शाम तक होता था सेशन वो बीच में लंच टी ब्रेक तो मैंने कहा अगर आपको लगे कि ये मैं फालतू ही इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ शब्दों को तो आप मत आइएगा कल से क्लास में और आप चिंता मत कीजिए मैं आपको प्रेजेंट मार्क कर दूंगी लेकिन आप मत आइए अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो हवा में बात कर रही है मैंने कहा इसका बहुत बड़ा महत्व है जो मैं कह रही हूँ और आप मुझे बताइए कि एक्टर की परफॉर्मेंस आप बिना मीज़ोन से के कैसे क्राफ्ट करेंगे बिल्कुल तो वो चुप हो गए उसने कहा अच्छा ठीक है मैंने कहा ये आपको छूट है आप मत आना छोड़ देना आज की क्लास कर लो उसके बाद मत आना लेकिन आप मानेंगे नहीं उन्होंने पूरे 5 दिन किए बाकायदा तो मैं अपनी बातें कम बताती हूँ क्लास में मैं बहुत सारा क्राफ्ट को लाती हूँ एक्सपीरियंशियल बनाती हूँ उनसे करवाती हूँ चीजें तो वो एक पूरा तरीका और शायद मेरे अंदर है पढ़ाने का हुनर है हाँ बिल्कुल यही हम कहना चाह रहे थे कि क्या होता है कि कुछ लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते या समझा नहीं पाते समझ गए बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया लेकिन जो आपने बताया ना कि उसको डिफरेंशिएट डिकंस्ट्रक्ट करना एक चीज उसका तोड़ना जोड़ना को अलग अलग कर लेना और अलग उपमाओं से समझा देना जगह ले आना लोगों को ताकि आप मुश्किल काम है हाँ वो आता है मुझे आसानी से क्या बात है यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन करते चले एक और आपकी पसंद का गीत सुन ले हम लोग मेरा फेवरेट गाना डर का है हाँ हाँ वो वाला जिससे पता नहीं क्यों मैं झूमने लगती हूँ
तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, डर फिल्म तुझको का। देखूं कि प्यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, कुछ है इसमें। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले। मेरे होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। ये थी जानी मानी अभिनेत्री मीता वशिष्ठ से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत की दूसरी कड़ी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत की तीसरी कड़ी आप सुनेंगे अगले हफ्ते। आज के मेहमान।